पर्सन डज नॉट ज्वाइन। अगर सी ने कहा है कि मेरे दो को श्योरिटी है, तो क्रेडिटर को देने के गारंटी देने के लिए वो दोनों को श्योरिटी एक साथ ही क्रेडिटर के पास आएंगे और अपनी श्योरिटी देंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही श्योरिटी हो, एक से ज्यादा श्योरिटी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा श्योरिटी है तो वो दोनों जो श्योरिटीज है वो क्रेडिटर को एक साथ अपनी कमिटमेंट देंगे दैट यस इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द डेटर they will pay on the behalf of the debtor. Right? Fourth point of essential, a contract of guarantee may be either oral or written under section 126. It may be expressed or implied from the conduct of the parties. In it, it must be in. Surety can proceed without proceeding against the principal debtor first. देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि क्रेडिटर डेटर को जो है वो लोन क्यों दे रहा है, वो इस रीजन से दे रहा है कि जो श्योरिटी है वो उसके बिहाफ पे गारंटी दे रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाएगा तो मैं पे करूंगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी है वो प्राइमरी है और जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हो, क्रेडिटर डेटर और गारंटर ने मिलकर डिसाइड किया हो कि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया है कि प्राइमरी लायबिलिटी है वो श्योरिटी की है, तो उस केस में क्रेडिटर जो है वो डेटर से पैसा नहीं मांगेगा। वो क्या करेगा, वो सीधा जब भी ड्यू डेट आएगी वो श्योरिटी से पैसा मांगेगा। बट ऐसी कंडीशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि सबसे पहले वो प्रिंसिपल डेटर से मांगता है, अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है तो वो जो है वो श्योरिटी से मांगता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अगर पहले से ही डिसाइडेड है कि श्योरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट, तो उस केस में श्योरिटी से पहले जो है वो क्रेडिटर पैसे मांग सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बुक से देखिएगा अपनी। इन बोथ द कॉन्ट्रैक्ट द मोटिव इज टू इंश्योर अ पर्सन अगेंस्ट द प्रोबेबल लॉस आउट ऑफ द डील। जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका मोटिव ये है कि अगर फ्यूचर में कुछ लॉस हुआ तो कौन बेयर करेगा, राइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी the liability of the indemnifier is primary in nature, while in contract of guarantee the liability of surety is secondary and arises only on the default principal debtor. Contract of indemnity में दो ही पार्टीज होती है, एक इंडेमनिफायर है और एक एडमिटर है। तो जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो अगर प्रिंसिपल लेटर नहीं दे सका तो कौन पैसे पे करेगा? श्योरिटी। तो इसीलिए उसकी लायबिलिटी है। सेकंड डिफरेंस, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर ओनली टू पार्टीज। सो दो ही पार्टीज है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल लेटर एंड श्योरिटी। थर्ड पॉइंट, in a contract of indemnity the liability of indemnifier arises only on the happening of contingency। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जैसे हमने फायर इंश्योरेंस के केस में भी किया कि जब तक कोई पर्टिकुलर कंटिजेंसी हैपन नहीं होती है तब तक इंडेमनिफायर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दिया जाता है एग्जिस्टिंग डेब्ट के ऊपर, राइट। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेब्ट और ड्यूटी द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच इज गारंटीड बाय द श्योरिटी। तो इस केस में कंटिजेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, एग्जिस्टिंग डेब्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एग्जिस्टिंग डेब्ट डेटर नहीं दे सकेगा तो कौन देगा? गारंटर देगा। नेक्स्ट डिफरेंस, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर ए श्योरिटी डिस्चार्जेस ए डेब्ट payable by principal debtor to creditor, he on such payment can proceed against the principal debtor in his own right। देखिए, अगर श्योरिटी ने डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी के पास क्या राइट है कि वो सीधा अपने पैसे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है।
But in case of contract of indemnity, the indemnifier cannot sue third party in his own name, but must bring the suit in the name of indemnified. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity में क्या है कि वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी को sue नहीं कर सकता. अगर उसे थर्ड पार्टी को sue करना है तो उसे indemnity होल्डर का सहारा लेके फिर उनको sue करना पड़ेगा. राइट, वो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को sue नहीं कर सकता. Next difference. A contract of indemnity is for the reimbursement of loss, while a contract of guarantee is a surety of the creditor. Indemnity के contract में हम अपना जो लॉस हुआ है उसको वापस ले रहे हैं, बट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में हम क्रेडिटर को सिक्योर. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द indemnifier to act at the request of indemnified. Whereas in case of contract of guarantee, it is necessary that surety should be given guarantee at the request of debtor. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity में कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा कि indemnity होल्डर या indemnifier जो है वो रिक्वेस्ट करेगा तो आपको एक्ट करना पड़ेगा. राइट, indemnity में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity में indemnifier indemnity होल्डर के रिक्वेस्ट पे एक्ट नहीं करता है. राइट, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी है, जब तक डेटर उसको रिक्वेस्ट नहीं करता तब तक वो श्योरिटी नहीं करता है. राइट, क्यों है ऐसा? उसका रीजन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity है इसमें indemnifier का उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है. indemnity होल्डर को उसकी वजह से लॉस हुआ है तो इसीलिए वो उसको रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप मेरी हेल्प कीजिए, उसको हेल्प करनी ही करेगी. राइट, next difference. In a contract of indemnity, there is only one contract, and in a case of guarantee, there are three contracts. किसके बीच में contract है? Principal, debtor, creditor, debtor and guarantor, and guarantor and creditor के बीच. Right? All the parties in a contract of indemnity must be compliant to contract. Right? When a minor is a principal debtor, the contract indemnity में कंपिटेंसी होनी चाहिए सब पार्टीज की. गारंटी में ऐसा हो सकता है कि कुछ इनकम्पिटेंट पार्टीज में हो, जैसे कहते हैं कि अगर आप माइनर के गारंटर बने हुए हो तो माइनर तो पे करेगा ही नहीं में से, तो उसके बिहाफ पे कौन पे करेगा? आप पे करोगे. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर कोई माइनर है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है. तो ये इन दोनों में डिफरेंस था. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारंटी. फर्स्ट काइंड, absolute and conditional guarantee. An absolute guarantee is one by which guarantor unconditionally promise payment or performance of contract in the default of debtor. Conditional guarantee is one which is not enforceable immediately on the default of principal debtor, but some contingency other than such default must happen. So kinds of guarantee में absolute and conditional guarantee है, retrospective and prospective guarantee है, journal and special guarantee है, limited and unlimited and continuing guarantee है. इसके आगे से मैं समझाती हूँ आपको. 1 second please. Okay. Okay. सो लिमिटेड अनलिमिटेड तक हम कर चुके हैं. कॉन्टिन्यू गारंटी का मीनिंग देखिएगा. इट मीन्स अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन. इट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन बट इट इज जनरली फॉर अ indefinite time and until revoked. It is a prospective in its operation. देखिए अनलिमिटेड गारंटी में और कॉन्टिन्यू गारंटी में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं कि अनलिमिटेड गारंटी हम लोग अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए देते हैं जब तक वो बिजनेस चलता रहेगा. कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में भी हम सेम डेफिनेशन कर रहे हैं कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर जब तक वो बिजनेस चल रहा है तब तक मैं आपका गारंटर हूं कि आप कहीं से भी पैसा लीजिए, जो मर्जी कीजिए, उसके लिए एज ए गारंटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अनलिमिटेड गारंटी एंड द
कॉन्टिन्यू गारंटी, राइट। और देखिएगा, the essence of continuing guarantee is that it applies not only to the specific number of transactions but to any number of them and makes the surety liable for unpaid balance at the end of the guarantee. तो जब तक श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में सब सारी अमाउंट सेटल नहीं हो जाती, जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती, जब तक बिजनेस क्लोज नहीं हो जाता, अगर तब तक आप गारंटर हो तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यू गारंटी या अनलिमिटेड गारंटी कह सकते हैं। एम आई ऑडिबल? सुन रहा है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. एग्जाम्पल देखिएगा इसका। A in consideration that B will employ C in collecting the rents of B's zamindari promises B to be responsible to the amount of 5,000 for due collection and payment by C of those rents. This is a continuing guarantee. अब उसने देखिए ये continuing guarantee का एग्जाम्पल समझिए। A in consideration that B will employ C. B किसको एम्प्लॉयमेंट देगा? सी को। और सी क्या करेगा बी के बिहाफ पे? उसका जो रेंट है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। promises B to be responsible to the amount of 5,000 for due collection and payment of by C of those rents. अब यहाँ पे देखिए ए ने कहा कि आप इसको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे रख लीजिए, अगर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुई तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। देखो अगर आप आगे वाला पूरा एग्जाम्पल देखो तो कहीं पे भी हम ए की बात नहीं कर रहे हैं। तो ए की फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? A in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's zamindari promises B to be responsible to the amount for 5,000 for due collection and payment by C of those rent, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना promises B, यहाँ पे होना चाहिए था that promises A to be responsible। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ए की है, बी की नहीं है। एग्जाम्पल समझिएगा दोबारा से। बी ने सी को रखा ए के कहने के ऊपर कि सी तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसका रेंट में तुम्हारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सी को डिफॉल्ट करता है, उसकी गारंटी कौन ले रहा है? ए ने क्या गारंटी ली है कि अगर 5,000 रुपए तक का कलेक्शन हो गया और उसने तुम्हें नहीं दिया टाइम पे, तो कौन देगा? मैं दूंगा। इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यू गारंटी। मतलब 5,000 पे तो वो देगा ही देगा, प्लस जितना भी और अमाउंट आगे ड्यू होता जाएगा उसकी गारंटी भी देगा। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हम सी एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका सी एग्जाम्पल देखिएगा। A guarantees payment to B, a tea dealer, to the amount of rupees 1,000 for any tea he may from time to time supply to C. A ने B को कहा, B जो है वो टी डीलर है, चाय में डील करता है। A ने कहा कि मेरे कहने पे C को टी सप्लाई करो 1,000 की, ठीक है। फॉर एनी टी ही में सप्लाई, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ए ने यहाँ पे कहा है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं बी को, तुम सी को मेरे बिहाफ पे टी सप्लाई करते रहो। अब आगे क्या हुआ? बी सी को टी सप्लाई करता रहा। अब उसने टी कितने की सप्लाई की? 1,000 रुपीज वैल्यू। सी पेज द बी फॉर इट, और सी ने इसको पेमेंट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टरवर्ड बी ने दूसरी टी का लॉट सप्लाई किया जो कि 2,000 का था, ठीक है। अब सी इसको पेमेंट देने से उसने मना कर दिया या वो फेल हो गया। The guarantee given by A was continuing guarantee and he is accordingly liable to B for the extent of rupees 1,000। वो कहता है कि हालांकि ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है, बट इसमें वो लायबल किस चीज के लिए होगा? सिर्फ 1,000 रुपए के लिए, ठीक है। जब भी होगी वो लायबिलिटी 1,000 अमाउंट से ज्यादा की नहीं होगी। पहली टी डिलीवरी हुई, सी ने पेमेंट कर दी। दूसरी टी डिलीवरी हुई, सी ने पेमेंट नहीं की, तो अब 2,000 नहीं देगा ए कितना देगा? 1,000 रुपया। इसके बाद भी अगर सप्लाई होती है वो 3,000 नहीं देता तो ए कितना पे करेगा? सिर्फ 1,000 रुपया। सो दैट इज एग्जाम। गारंटी कॉन्टिन्यू है बट हमने अमाउंट जो है वो फिक्स कर लिया है,
ठीक है, तो हो सकता है कि कई कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट फिक्स भी ना हो, मैं कहूँ कि ठीक है भाई तुमने, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम सी को टी सप्लाई कर दो, अगर सी ने पेमेंट के लिए डिफॉल्ट की तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. इज दैट क्लियर? मैम हाँ जी बोलिए बोलिए. मैम जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है, एक आवाज एक दूसरे के साथ कट गई है, किस कौन बोल रहा है? हाँ जी बोलिए. मैम जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है हम्म. मैम वो फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स है, और अगर ये टी वाला सेम एग्जांपल लिमिटेड गारंटी में होता तो हम्म. ये सिर्फ 2000 वाली ट्रांजेक्शन के लिए 1000 पे करता एंड नहीं नहीं आगे नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा आप इसको गलत समझो. कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब है कि एक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, एक तो पहली बात ये है. दूसरी बात, मैं कह तो रही हूँ कॉन्टिन्यू गारंटी है, बट उसमें भी मैं अपनी लिमिट स्पेसिफाई कर सकती हूँ. अब लिमिट स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है कि मैंने अपनी लिमिट कैसे स्पेसिफाई की कि भाई मैं जब तक आपका बिजनेस चलेगा मैं आपका गारंटर हूं फॉर एग्जांपल, बट मैं आपका गारंटर कितने अमाउंट का हूं? सिर्फ 1000 में ही. अमाउंट लिमिट नहीं कह सकते या लिमिटेड गारंटी नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए है. कॉन्टिन्यूइंग हम इसको ये कह रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ उस 1000 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो 1000 1000 1000 जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा सी के साथ टी सप्लाई को रिलेटेड, वो सिर्फ 1000 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बट उसकी गारंटी कॉन्टिन्यू है. ठीक है, सिर्फ 1000 नहीं है. अगला अगला मैंने आपको कहा अगला लॉट फॉर एग्जांपल 3000 का गया, फिर उसने पेमेंट नहीं की, तो ए जो है वो गारंटर ही रहेगा, बट वो गारंटर कितने अमाउंट का रहेगा? सिर्फ 1000 रुपए का, इससे ज्यादा का नहीं. ठीक है, अब आप पूछिए. हाँ, आप दोबारा से पूछिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो. मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने ये टी वाला एग्जांपल दिया, अगर ये सेम एग्जांपल हम लिमिटेड गारंटी में अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए लाइबल होगा ना, जैसे इसमें तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे आपने बताया. बस मैम यही कंफर्म करना था. रिस्पॉन्सिबल हुआ. जैसे आपने बैंक से लोन लिया, आपने मुझे गारंटर बना दिया, तो वो एक जो लोन लिया है आपने, मैं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और किसी के लिए नहीं. तो उसको हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी बोलेंगे जब हम सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए मतलब लाइबल होते हैं. ओके मैम, थैंक यू. आगे चले जी. हाँ जी मैम. यस मैम. ओके. रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पर्सन का अब दिल ना करे, अब उसका दिल कर रहा है कि मैं गारंटी को अब खत्म कर दूं, मुझसे नहीं अब ये हो रहा है, तो आई विल रिवोक द गारंटी. कॉन्टिन्यू गारंटी को रिवोक करने के लिए प्रॉपर मेथड होता है. आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से किसी एक तरीके से उसको रिवोक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा. ठीक है, रिवोकेशन का क्या मतलब होता है? देखिए पहला पॉइंट, a continuing guarantee is revoked under the following circumstances. By the notice of revocation by the surety. So section 130 क्या कहता है कि अगर आपने अपनी गारंटी को टर्मिनेट करना है तो सिंपल आप एक नोटिस भेज दीजिए. नोटिस पे लिख दीजिए कि भाई फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. ठीक है. In such a case, the surety would not be responsible for the future transaction which may be made by the principal debtor after the surety has revoked the contract of guarantee. इसके बाद, इस नोटिस के बाद अगर डेटर क्रेडिटर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है उसके लिए श्योरिटी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है. तो नोटिस भेज दीजिए, नोटिस भेज देंगे, बात खत्म हो जाएगी. आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. अगर आप नोटिस नहीं भेजते हैं तो आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. सेकेंड पॉइंट, बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी. तो सेक्शन 131 कहता है कि अगर डेथ हो जाए तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन की गारंटी खत्म हो जाती है. हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा. नो, हम यहाँ पे ये बोलेंगे क्योंकि श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कोई लेना देना नहीं है. तो अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगा. ठीक है.
थर्ड पॉइंट, बाय द वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन मतलब अगर आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज किए, किसने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज किए? क्रेडिटर और डेटर ने मिलके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज किए बिना श्योरिटी से पूछे हुए, तो क्या होगा? श्योरिटी के पास राइट आ जाएगा अंडर सेक्शन 133 कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दे। उसको कोई रीजन नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज अगर क्योंकि वो गारंटर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप डेटर को टाइम एक्सटेंशन दे रहे हो तो आपको श्योरिटी को भी बताना पड़ेगा ना कि आपने दिया है। अगर आपने दे दिया और बताया नहीं तो श्योरिटी के पास राइट है। हमने एक पॉइंट किया था ना कि अगर आप श्योरिटी से किसी भी तरह का फैक्ट छुपाते हो या मिसरिप्रेजेंट करते हो तो श्योरिटी के पास राइट आ जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना। ठीक है, आगे देखिए डी पॉइंट, क्रेडिटर एक्ट ऑफ ओमिशन। अब यहाँ पे क्रेडिटर की कोई गलती हुई है अंडर सेक्शन 139 और उसकी गलती की वजह से श्योरिटी बच गया। गलती क्या है देखिए, any act or omission by creditor which repairs the eventual remedy of surety against the debtor amount of revocation to contract of guarantee। देखिए क्रेडिटर ने 25,000 रुपए लोन दिया था डेटर को, ठीक है। अब जब क्रेडिटर ने मांगा तो 2500 मांगा, तो किसकी गलती है? किसकी नेग्लिजेंस है? क्रेडिटर की। तो श्योरिटी 2500 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, 25,000 के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? तो कहते हैं कि अगर क्रेडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस होते हैं तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, राइट। नोवेशन, नोवेशन का मीनिंग हमने किया हुआ है। हमने क्या कहा था कि इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं या आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही न्यू पार्टीज को ऐड कर रहे हो। अगर कुछ भी होता है और श्योरिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है या श्योरिटी का कंसेंट नहीं लिया जाता है तो श्योरिटी के पास राइट है कि वो कॉन्टिन्यू गारंटी को रिवोक कर सकता है। एफ पॉइंट, when a creditor discharges principal debtor from liability the surety also get discharged under section 135। अब वो कह रहा है कि देखो भाई कितनी अजीब बात है कि क्रेडिटर ने डेटर को लायबिलिटी से फ्री कर दिया, तो अगर क्रेडिटर ने डेटर को लायबिलिटी से फ्री कर दिया तो श्योरिटी का क्या रोल है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब तुम पैसे वापस चाहते ही नहीं हो या तुम श्योरिटी से धोखा करना चाहते हो। तो अगर इस तरह का केस है तो श्योरिटी विल ऑटोमेटिकली फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी एंड द कंटिन्यू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट विल बी revoked. Next is when the creditor loses security under a contract, the surety get discharged to the extent of value of that security under section 141। अब देखिए कई बारी ना हम डेट लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कुछ ज्वेलरी, डेटर ने कुछ ज्वेलरी क्रेडिटर के पास रखवाई थी और उससे 5 लाख रुपीस लिए थे, ठीक है। अभी डेटर जो है वो पैसे नहीं दे सकता तो श्योरिटी उसके बिहाफ पे दे रहा है। देखो जब श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे दे रहा है ना तो क्रेडिटर का क्या काम होगा? वो गहने, वो ज्वेलरी श्योरिटी को दे, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी पैसे दे रहा है ना तो वापस करे उसको जरूर। उसने अब डेटर को नहीं करनी क्योंकि श्योरिटी को भी तो डेटर से पैसे लेने हैं ना कल को। तो अब क्रेडिटर श्योरिटी को वो ज्वेलरी वापस करेगा। अगर क्रेडिटर श्योरिटी को वो ज्वेलरी वापस नहीं करता है, श्योरिटी विल बी फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्यों? बिकॉज सिक्योरिटी रखवाई थी। अगर आप सिक्योरिटी ही वापस नहीं कर रहे, उतने अमाउंट की सिक्योरिटी रखवाई थी मैंने, आप सिक्योरिटी वापस नहीं कर रहे हो तो मैं आपको पैसे क्यों दूं, राइट। तो क्रेडिटर ने अगर सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो वापस नहीं कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन? द श्योरिटी विल बी free from his liability and continuing guarantee contract will be revoked. Is that clear? आगे चले जी। हाँ जी पूछिए। मैम जैसे ज्वेलरी में किसी ने अगर क्वेश्चन? बोलो बोलो बेटा, ज्वेलरी में क्या? मैम अगर वो ज्वेलरी श्योरिटी को मिल जाती है तो क्या ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो डेटर को वापस दे या फिर वो अपने पास ही रखेगा? नहीं जी, देखो अगर उसको पैसे चाहिए तो वो वापस करेगा, अगर नहीं चाहिए तो रख ले। अब वो देखो श्योरिटी फ्री फंड की सेवा थोड़ा कर रहा है, श्योरिटी डेटर के बिहाफ पे कर रहा है, लेटर ऑन वही पैसा उसने डेटर से रिकवर करना है,
ठीक है। अभी वो उसके पास सिक्योरिटी है डेटर की, डेटर उसको जैसे ही पैसे वापस करेगा, सिक्योरिटी जो श्योरिटी है वो ज्वेलरी वापस कर देगा। अगर वो ज्वेलरी वापस करने को तैयार नहीं है तो डेटर पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज तो बिलोंग डेटर से कर रही है ना, वो है तो डेटर की चीज। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्रेडिटर को दो बेनिफिट थोड़ा मिल सकते हैं, एक तो सिक्योरिटी भी उसके पास पड़ी रहे और उसको पैसे भी मिल जाए, और डेटर को भी सिक्योरिटी वापस नहीं मिल सकती क्योंकि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो पैसे किसने दिए? श्योरिटी ने, इसीलिए वो सिक्योरिटी जो है श्योरिटी के पास आ रही है। ठीक है, यस ठीक है जी, आगे चले। यस। Nature and extent of surety liability. Section 128 of Contract Act defines the nature and the extent of surety liability. It provides that liability of surety is coextensive with that of principal debtor. The term coextensive with that of principal debtor shows the quantum of surety liability. The surety is liable for what the principal debtor is liable. पहले इन लाइंस का थोड़ा सा मीनिंग समझिए, इंग्लिश डिफिकल्ट लिखी हुई है बट मीनिंग बहुत इजी है। अब वो कहते हैं कि श्योरिटी की लायबिलिटी का एक्सटेंट क्या है, एरिया क्या है, कहां तक वो लायबल है, या नेचर क्या है लायबिलिटी का। सेक्शन 128 कहता है कि श्योरिटी उसी चीज के लिए लायबल है जिस चीज के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है। अगर प्रिंसिपल डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं है, श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है तो श्योरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल डेटर अगर 1 लाख रुपया पे करेगा तो श्योरिटी भी 1 लाख ही पे करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज पैसे किसने लिए हैं? डेटर ने। वापस किसको करने हैं? डेटर को। श्योरिटी तो सिर्फ उसको गारंटी दे रहा है कि अगर तुम ना पे कर सके तो मैं पे करूंगा। तो इसीलिए वर्ड यूज किया हुआ है को एक्सटेंसिव। जैसी डेटर की लायबिलिटी है वैसी ही श्योरिटी की लायबिलिटी है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, प्रोवाइडेड की लिमिटेड लायबिलिटी वाला केस ना हो। ठीक है, तब तक हम यही कहेंगे कि दोनों की लायबिलिटी सेम है, जो प्रिंसिपल डेटर की है वही श्योरिटी की। एग्जाम्पल देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल रहने दीजिए, पूरा नहीं दिया हुआ, उसको छोड़ दीजिए। द लायबिलिटी ऑफ फार्मर वाला, दिस इज नॉट ए कंप्लीट एग्जाम्पल। आगे लाइंस देखिए। The liability of surety will neither be more or less than that of principal debtor, though by special contract it may be made less than the principal debtor, but never be greater. ये मैंने अभी आपको लाइन बताई। The extent of liability of surety depend upon the contract of suretyship. A surety may place a limit upon his liability. He may declare his guarantee to a limited to a fixed amount. ये भी क्लियर है हमें लाइन। इसका एग्जांपल देखिएगा। A gives a loan of 5,000 to B and C agrees to stand as a surety for repayment to the extent of 2,000. तो उसने कितने का लोन लिया? 5,000 का। श्योरिटी ने क्या बोला कि मैं कितने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? 2,000 के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब डेटर पे नहीं कर सका तो जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के लिए कितने अमाउंट तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओनली 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो कितनी अमाउंट तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ ना लिखा हो तो वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता? पूरे 5,000 के लिए। ठीक है, आगे देखिए। The liability of surety arises immediately on the default of debtor. जैसे ही debtor default करता है वैसे ही surety की liability arise हो जाती है। Notice of the default is not necessary to bring an action against the surety. Where the liability is to arise only on the happening of contingency, the surety is not liable until that contingency has actually happened. So, where a debt guaranteed by surety become payable only after a notice of demand, the liability of surety arises only after such notice. The surety cannot be called upon to pay unless the principal debtor has made default. एक थोड़ा इन लाइंस का मतलब समझिएगा। नंबर 1 मैंने बोला श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब अराइज होती है जब डेटर पैसे नहीं दे पाता है। सेकेंड पॉइंट है इस पैराग्राफ में, श्योरिटी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया है। श्योरिटी को खुद अवेयर होना पड़ेगा, क्रेडिटर को उसको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, अगर ये कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि श्योरिटी की लायबिलिटी किसी कंटीजेंसी पे अराइज होगी, फॉर एग्जाम्पल कंटीजेंसी क्या रखी गई है कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया
तो क्रेडिटर श्योरिटी को नोटिस भेजेगा, तभी श्योरिटी पेमेंट हो करेगा। ये होगी कंटीजेंसी, किसी कंटीजेंसी इवेंट के ऊपर डिपेंड है। तो क्या होगा, पहले डेटर उसको नोटिस भेजेगा, फिर ही श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी। ये तीनों पॉइंट समझ में आए इस पैराग्राफ के? आगे चले। यस मैम। यस मैम। हाँ, बस 2-3 मिनट रह गए, ये भी सुन लीजिएगा। आगे फोर्थ पॉइंट इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे पॉइंट एक साथ लिख गया है। उसके बाद वो कहता है द श्योरिटी कैनॉट बी कॉल्ड अपॉन। पहले क्रेडिटर का काम है प्रिंसिपल डेटर से पैसे मांगना। अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया तो ही श्योरिटी पिक्चर में आएगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया, देखो डेब्ट ड्यू होने से पहले अगर श्योरिटी ही इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या वो गारंटर रहेगा? नहीं, वो गारंटर नहीं रहेगा। और दूसरा केस, अगर डेब्ट ड्यू होने से पहले प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो श्योरिटी की लायबिलिटी प्राइमरी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अब क्रेडिटर को पता लग चुका है कि डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अगर डेटर ही इंसॉल्वेंट हो गया तो एक ही पर्सन बचा श्योरिटी, नाउ ही विल स्यू द श्योरिटी। बट अगर अमाउंट ड्यू होने से पहले श्योरिटी ही इंसॉल्वेंट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी से फ्री हो जाता है, राइट? और ये बात याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जितने मर्जी प्रिंसिपल आ जाए, एक प्रिंसिपल हमने याद रखना है कि श्योरिटी की लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है। हालांकि इसमें और भी केसेस हैं, बट ये लाइन हमने जरूर लिखनी है अपने आंसर में, राइट? अगला पैराग्राफ देखिएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, ज्यादा हो जाएगा। तो होपफुली आपके जो एग्जाम है दैट